रिश्ते निभाते रहे इतना ही बहुत है, याद करते रहे इतना ही बहुत है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, दो पल की बात हो जाए इतना ही बहुत है। दोस्त 5 जून 2025 को बृहस्पतिवार का दिन था। उस दिन सुबह को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र के टुकड़ा रेंज में वन विभाग की टीम गश्त पर निकली थी। जब वे जंगल में 5वें मील के पास पहुंचे तो वहां मौजूद एक ढाबा संचालक ने उन्हें बताया कि ढाबा के मालिक ने बताया कि नीचे की ओर से कोई सड़ती चीज बहुत बदबू आ रही है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए वनकर्मी जाते हैं, जैसे तैसे रास्ता बनाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। ढाबा से करीब 1520 मीटर नीचे उतर गए। वहां जाकर देखा तो एक युवक की लाश पड़ी हुई थी जो काफी सड़ी हालत में थी। वनकर्मी ने तुरंत इस बात की जानकारी दुगड़ा पुलिस को चौकी को दी। पुलिस चौकी को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचकर शव की जांच शुरू की। मृतक का शव आधे मुंह पड़ा हुआ था, जिससे शुरुआत में लगा कि शायद इसका किसी वाहन से एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शव के आसपास कहीं भी कोई वाहन नहीं मिला। शव की हालत काफ़ी ख़राब थी, जिससे साफ लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। उसकी पहचान निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौके पर मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं सका। इसके बाद शव की फोटो ले गए और उसे कोर्ट द्वारा पेश अस्पताल की मोर्चा में रख दिया। जांच के दौरान पुलिस को शव के नीचे एक पर्ची मिली, जो बाद में अहम सुराग मिल गया। पुलिस ने मृतक की तस्वीर और पर्ची की जानकारी आधार बनाकर पहचान के लिए अखबारों में सूचना छपवा दी। मृतक की पहचान मुरादाबाद निवासी रविंद्र कुमार के रूप में हुई। रविंद्र कुमार की पहचान होते ही पुलिस के सामने एक अनोखा मोड़ आया, जिसकी लाश पर दावा करने के लिए दो महिलाएं कोटद्वार पहुंची और उन्होंने अपनी पति बताकर, पहली महिला आशा देवी जो दिल्ली के बसंत कुंज थाने के क्षेत्र में रहती है, और पुलिस को बताया कि रविंद्र कुमार पति और वह फिलहाल मुरादाबाद में रहता था। दोस्तों, दूसरी महिला रीना सिद्धू मुरादाबाद की रहने वाली, वह रोते रोते बिलखते बिलखते थाने पहुंचती है और दावा करती है कि मृतक उसका पति है। थाना में दोनों महिलाओं की बातचीत कहानी शुरू हो गई और मामला गर्मा गर्म गया। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और दोनों की बात ध्यान में रखकर सुनते हुए समझौता करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम शव का करवाया और फिर कोटद्वार के मुक्तिधाम में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों, पुलिस अब इस मामले में गंभीरता से जांच ले रही है। उन्हें संदेह था कि रविंद्र कुमार किसी वाहन से एक्सीडेंट हुआ था या फिर उसने खुद आत्महत्या कर ली। इस शंका के आधार पर पुलिस ने मृतक की दोनों पत्नियों से उसके अन्य परिजनों से पूछताछ की ताकि मामले की असली सच्चाई सामने आ सके। जांच के दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी हाथ लगी। दोस्तों, पता चला कि रविंद्र कुमार पर काफी कर्ज था और वह इस समय आर्थिक तंगी से बुरी तरह जूझ रहा था। कई लोगों से उसे उधार लिया था और उन्हें चेक भी दिए थे, लेकिन उसके खाते में पैसे नहीं थे, इसलिए वह चेक को बाउंस, इस वजह से उसके खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा भी दर्ज किया चुका था। इसके बाद उस पर एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी। तभी वो 6 महीने से फरार चला था। इस मामले में देखते हुए पुलिस को शक था कि शायद रविंद्र परेशान होकर खुदकुशी कर ली हो, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरा मामला उलझ गया। रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र की ना तो सड़क हादसे में मौत थी, ना ही किसी आत्महत्या की, बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसकी हत्या किसी जगह की नहीं थी और उसकी लाश को घटनास्थल पर लाकर फेंका गया था। जब यह सच सामने आया तो पुलिस ने फिर से सबसे पहले रविंद्र की पत्नी रीनू सिद्धू से पूछताछ करनी शुरू कर दी। उसने बताया कि रविंद्र अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे और कई दिन बाद घर आते थे। उन्होंने बताया कि 31 मई 2025 को उसने रविंद्र को फोन किया था। रविंद्र ने कहा था कि घर आएंगे, लेकिन फिर किसी जरूरी काम के कारण नहीं आ पाएंगे। इस सूचना के कारण पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमराओं की जांच की। तभी पुलिस की नजर एक फोटो पर पड़ी, जिसमें 1 जून को एक कार कोटद्वार की तरफ जाती हुई नजर आई। उस कार में ड्राइवर की बगल में सीट पर एक महिला बैठी दिख रही थी। पुलिस ने यह वीडियो रविंद्र के भाई रमेश कुमार को दिखाया। रमेश ने बताया कि कार के उसके भाई रविंद्र की और उसमें बैठी महिला उसकी भाभी यानी रीना सिद्धू है। यह पक्का सबूत मिलने के बाद कोटद्वार के कोतवाल रमेश तनवार ने अपनी टीम के साथ मिलकर रीना को नगीना से हिरासत में ले लिया। सबसे पहले पुलिस ने कब्जे में ले लिया, उसकी कॉल डिटेल निकाली। तभी पता चला कि रीना एक युवक परितोष से लंबे समय से संपर्क में है, बातचीत करती है। इसके बाद पुलिस ने रीना से सीधे सवाल किए, रीना, परितोष से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रीना ने तुरंत जवाब दिया कि वो मेरा मुंह बोला भाई है। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने अगला सवाल दागा कि अगर तुम्हारा भाई है तो फिर तुम्हारे पति की हत्या क्यों की? रीना घबराते हुए कहा कि नहीं परितोष, ऐसा नहीं कर सकता।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी पुलिस अधिकारी ने कहा, देखो रीना जी, अब इस बात का कोई फायदा नहीं, परितोष हमारे कब्जे में है। उसने साफ साफ बता दिया कि उसने आपके कहने पर रविंद्र की हत्या की है। यह सुनते ही रीना का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। पुलिस की यह चाल काम कर गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रीना ने सब कुछ कबूल लिया, रविंद्र की हत्या कराई। रीना ने बताया कि उसका पति रविंद्र बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा था और कर्ज चुकाने के लिए वह मुरादाबाद का मकान करोड़ में बेचना चाहता था। अगर वह करोड़ों में बेचना चाहता था, अगर मकान बिक जाता तो रीना को घर से बाहर निकलना पड़ता और सड़कों पर आ जाती। इसलिए उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में मकान बेचने नहीं देगी। इसी वजह से उसने परितोष अपना बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई दोस्तों, और उसे मार डाला। रीना ने यह भी बताया कि इस बारे में परितोष से बात की थी। परितोष काफी समय से चाहता था कि उसे पसंद करता था। जब रीना ने परितोष से यह कहा कि अगर रविंद्र को रास्ते से हटा देंगे तो उससे शादी कर लेगा, 1 लाख भी देगी। यह बात परितोष मान गया। उसे लालच आ गया और उसके पति की यानी रविंद्र की हत्या कर दी। दोस्तों, बात पता चलती उन्होंने सबसे पहले परितोष को पकड़ने की कोशिश की, यानी कि उस महिला के बॉयफ्रेंड को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस ने जब परितोष के मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो उससे कॉल नहीं उठाया। फिर पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसने उत्तर प्रदेश के नगीना इलाके से गिरफ्तार किया। परितोष को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने दोनों से अलग पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद हत्या से जुड़ी सच्चाई सामने आई। वह काफ़ी चौंकाने वाली बात है। तो दोस्तों, विस्तार से जानते हैं तो आखिर क्या हुआ। दोस्तों, मैं शुरू से एक कहानी बताती हूँ इन लोगों में क्या हुआ, कहाँ से। विष्णु कुमार मूल रूप से पश्चिमी दिल्ली राजौड़ी गार्डन का रहने वाला था। वह दिल्ली में रहकर प्रॉपर्टी कारोबार करता था और इस काम में उसने काफ़ी पैसे कमाए। कई साल पहले उसकी शादी आशा देवी से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक ठाक चला था, दोनों के बीच सब सही था, लेकिन प्यार था काफ़ी। कुछ समय बीतने के बाद उसके रिश्तों में दरार आ गई। दोस्तों, समय के साथ आशा देवी एक बेटे की माँ भी बन गई। दोस्तों, करीब 20 साल पहले रविंद्र की मुलाकात मुरादाबाद की रहने वाली रीना सिद्धू से हुई। उस वक्त रीना सिद्धू में एक फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। रीना जिस मकान में किराए पर रहती थी वहीं रविंद्र के घर के पास ही था। धीरे धीरे दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी और फिर यह दोनों दोस्ती में बदल गई। हालांकि दोनों की उम्र कब 20 साल का फर्क था। रविंद्र शादीशुदा था, लेकिन प्यार में उम्र और शादी मायने नहीं रखती। प्यार तो प्यार होता है। रीना और रविंद्र की लाइफ फर्स्ट और पैसे वाला रहन सहन बहुत पसंद आया। वह उसके प्यार में पड़ गई। जब रीना के साथ रविंद्र का प्रेम संबंध शुरू हुआ तब उसने अपनी पत्नी आशा से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिससे दोनों के बीच रिश्ते और बिगड़ने लगे। उस समय रविंद्र के पास काफ़ी पैसे था और आशा को भी इस बात की भनक लग गई थी कि इस वजह से उसके घर में तनाव और झगड़े बढ़ने लगे। आखिरकार रविंद्र ने आशा और अपने परिवार को छोड़ दिया और रीना को लेकर देहरादून चले गए। वहाँ पहुँचकर उसने किराए पर एक फ्लैट लिया और रीना के साथ लिव इन में रहने लगा। देहरादून में आकर उन्होंने फिर से प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। वह पहले से ही इस धंधे का माहिर था, खिलाड़ी था, इसलिए जल्दी से उसका बिजनेस भी चल पड़ा। अच्छा खासा कमाने लगा, साथ ही अपने पूरी परिवार की तरह रहने लगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर दोस्तों, रीना पहले से ही मुरादाबाद में रह रही थी, इसलिए वह जब रविंद्र कुमार ने अपनी प्रॉपर्टी का कारोबार मुरादाबाद में फैलाने की सोची तो रीना ने उसे कहा, जानकारी दी, सही जगह पर निवेश करो। रविंद्र ने उस पर भरोसा करके अपना अच्छा खासा पैसा कमा लिया, मुरादाबाद की प्रॉपर्टी में लगा दिया। इसी दौरान रविंद्र ने दिल्ली के राजौड़ गार्डन में स्थित अपनी पुरानी जमीन को भी बेच दिया। मुरादाबाद में निवेश करके उसका काम कुछ हद तक अच्छा चलने लगा। साल 2011 में रविंद्र ने मुरादाबाद की एक पोश इलाके राम गंगा विहार में 3 मंजिला मकान बनवाया। इस मकान की रजिस्ट्री रविंद्र और रीना के संयुक्त नाम पर कराई गई। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो रीना ने उसे ग्राउंड फ्लोर पर अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोल दिया। बाकी फ्लोर को रीना ने किराए पर दे दिया, जिससे हर महीने से अच्छी आमदनी होने लगी। दोस्तों, किराए के पैसे से रीना की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई और वह आराम से जिंदगी जी रही थी। कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों की खरीद पर रोक लगा दी, जिस वजह से प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी कारोबारों को नुकसान उठाना पड़ा भारी। जी, इसका सीधा असर रविंद्र के काम पर पड़ा था। उसकी आमदनी भी भारी गिरावट पड़ गई। उसकी आमदनी में रविंद्र ने कई लोगों से प्रॉपर्टी में पैसे ले लिए थे और फिर पैसे कमाता तो उसका काम रुक गया था। जब काम उसका नहीं चला तो उन लोगों ने पैसे वापस मांगना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, रविंद्र ने उन्हें पोस्ट चेक दिए, लेकिन उसकी हालत खराब होने के चलते चेक में कोई पैसे नहीं थे, कोई कैश नहीं था। इस वजह से उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर दर्ज हो गई और कानूनी परकंचों में फंसने लग गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो
मुरादाबाद वाले मकान को बेचने का फैसला लिया ताकि कर्ज चुका सके। उसने बातचीत की, रीना को बताया, लेकिन जैसे ही रीना ने मकान बेचने की बात सुनी वह गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि यह मकान उसके नाम पर भी है और वह इसे बेचने की इजाज़त कभी नहीं देगी। रीना ने एक काम भी कहा, रविंद्र के पास प्रॉपर्टी है इसलिए वह उन्हें बेचकर कर्ज चुकाए। रविंद्र ने उसे बहुत समझाया, अगर मकान बिक जाए तो वो लोग नए सिरे से जीवन शुरू कर सकते हैं। लेकिन रीना टस से मस नहीं हुई। उस वक्त भले ही रविंद्र पर कर्ज का बोझ था, मगर रीना उसी मकान में ऐश की जिंदगी जो जी रही थी, इलाके में रहने वाली इज्जत और पहचान बनी हुई थी। उसे डर था कि अगर मकान बिक गया तो समाज में उसकी इज्जत गिर जाएगी। रीना ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मकान बिकने नहीं दूंगी। इस बात को उसने अपने प्रेमी परितोष को बताया। परितोष से उसकी मुलाकात सालों पहले फिजियोथेरेपी में लड़का अपना इलाज कराने के लिए आ जाता है। उसी दौरान उस परितोष से उसका मुलाकात होती है। धीरे धीरे उनकी मुलाकात प्यार और संबंध में तब्दील हो जाती है दोस्तों, और तब दोनों के बीच अच्छे संबंध बन गए थे। परितोष उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना कस्बे का रहने वाला था। कई साल पहले इलाज के सिलसिले में वह रीना के फिजियोथेरेपी सेंटर पर आया करता था। इलाज के दौरान रीना और परितोष के बीच बातचीत शुरू हो गई। परितोष उम्र में रीना से छोटा था, लेकिन पहली मुलाकात में रीना को वह अच्छा लगने लगा। वहीं से दोनों के बीच जान पहचान शुरू हो गई। उन्होंने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए और उसके बाद दोनों के बीच नियमित बातचीत होने लगी। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती में बदल गई, फिर उसके बाद दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। समय के साथ साथ उनके बीच सारी संबंध भी बनते थे। परितोष की जिंदगी में आने के बाद रीना का अपने पति के सिद्धू रवि से व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह पति से दूरी बनाने लगी। पति से दूरी बनाने के बाद उसका पति रिश्ता अब केवल एक मजबूरी जैसा रह गया था उसके पति से, जिससे वह केवल निभा रही थी। अब रीना की दिलचस्पी केवल रविंद्र की संपत्ति और परितोष में रह गई। जब रविंद्र ने अपना मकान बेचने की ठान ली तो रीना पर दबाव डालने लगा कि तो उसने इस बार परितोष से बात करने की ठान ली। एक दिन वह परितोष को अपने पास बैठाकर समझाने लगी। रीना ने बड़े शांत स्वर में कहा, परितोष, क्या तुम्हें पता है जिस मकान के नीचे हम बैठते हैं उसकी कीमत क्या है? अभी इस मकान की कीमत 3 करोड़ है। सोचो, अगर ये मकान तुम्हारे नाम हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह मैं कोई सपना नहीं दिखा रही, बल्कि अगर तुम चाहो तो यह सपना हकीकत में बदल सकता है। इस मकान की रजिस्ट्री मेरा नाम है, इस मकान की रजिस्ट्री मेरी नाम की है। रीना की बात सुनकर परितोष बड़ा असंजम में पड़ गया और बोला, भाभी, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकते हो? इस पर रीना ने बड़े प्यार से कहा, रविंद्र बहुत समय से इस मकान को बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी भी हाल में मैं इसे बिकने नहीं देना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो इसे रोक सकते हो। परितोष थोड़ा चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन कैसे? रीना ने साफ कहा कि तुम्हारे भी सबसे बड़ी रुकावट है रविंद्र, यानी कि मेरा पति। अगर रास्ते से हट जाए तो इस मकान के मालिक बन सकते हैं। रीना की बात सुनकर परितोष शब्द घबरा गया और अचंभा में पड़ गया। बोला, नहीं भाभी जी, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। दोस्तों, मुझसे यह नहीं होगा, उसके साथ हाथ जोड़ते हुए साफ मना कर दिया। रीना उसकी बात सुनकर नाराजगी जाहिर की और कहा, मैं तो इस समझती हूँ कि तुम बहादुर हो, लेकिन तुम डरपोक निकले। अब तो लगता है कि तुम्हारा मुझसे प्यार भी झूठा है। शायद तुम्हें सिर्फ मेरे शरीर से लगाव है। अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रीना ने इन बातों को परितोष के अंदर झकझोर कर दिया। इन बातों से परितोष का दिल चौंक गया, उसका चेहरा उतर गया, चुपचाप रीना की तरफ देखता रह गया जैसे कोई फैसला ना कर पा रहा हो। फिर परितोष ने आखिरी कोशिश करते हुए रीना को समझाने की कोशिश की, भाभी जी, रविंद्र साहब एक अच्छे और शरीफ इंसान है, उसके बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं है। रीना का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने बिना झिझक कहा, कुछ सोचना था, मेरी मदद नहीं कर सकते तो ऐसा मत बोलो, आज के बाद मेरी दखल मत देना। ये कहते हुए अपने कैबिन से उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। परितोष वहीं बैठा काफ़ी देर तक उसका इंतजार करता है। यह उम्मीद कर रहा था कि रीना दोबारा आएगी और इस बारे में बात करेगी, लेकिन काफ़ी समय गुजर जाता है, वो आती नहीं है। मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कई बार परितोष रीना को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। आखिरकार परितोष ने उसे एक भावुक मैसेज भेजा, सॉरी भाभी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं चाहता कि आपको दुख पहुँचे, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, आप जैसा चाहोगे वैसा करूँगा। रीना जब यह मैसेज पढ़ती है तो रीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसने तुरंत परितोष को जवाब भेजा और उसे अपने घर बुलाया। जब परितोष पहुँचा तो दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश कर डाली। दोस्तों, वही खूनी खेल, रविंद्र कुमार की हत्या की साजिश, यानी कि उस औरत की हत्या की, पति की हत्या की साजिश। 31 मई 2025 को रविंद्र को फोन किया कि पार्टी का बहाना बनाकर बिजनौर के नगीना इलाके के सरायपुरी गांव में स्त्री परितोष के घर बुलाया।
रविंद्र वहाँ पहुँच गए। पहले अच्छे से स्वागत किया, माहौल बनाया स्वागत का, सब कुछ सामान्य लगी। रात को परितोष ने उसे महंगी शराब पिलाई। रविंद्र पिला के थोड़ी देर बैठे, बहाने से कमरे में ले गई। वहीं परितोष और रीना ने मिलकर उसके सिर पर, गर्दन पर फावड़े से ताबड़तोड़ हत्या कर दी, ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इतनी बेरहमी से रविंद्र के सर में मारी, मौके पर उसकी मौत हो गई। दोस्तों, उन्हें लाश वो उसी घर कोने में छिपा दिया। अगले दिन 2 जून 2025 की रात दोनों योजनाओं के मुताबिक लाश को उसकी कार में रख दिया और उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। इससे पहले रामनगर से जाने वाली सड़क के किनारे लाश फेंकना चाहते थे, लेकिन वह जगह उन्हें सही नहीं लगी। फिर उन्होंने शव को उत्तराखंड के कोटद्वार में दुगड़ा के पास एक घने जंगल में फेंक दिया। इसके बाद रविंद्र की कार को लेकर नोएडा पहुंचे और उसे वहां सड़क किनारे लावारिस लाश छोड़ दिया। फिर दोनों वहां से फरार हो गए, यह सोच करके अब कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। कुछ दिन बाद जब रविंद्र घर नहीं लौटा तो उसके भाई रमेश ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में जब सारे सुराग जोड़े तो गए शख्स सुई, रीना और परितोष पर आकर टिक गई। आखिरकार रमेश की शिकायत पर कोटद्वार थाने में पुलिस एक हत्या केस दर्ज कराया। पुलिस ने जल्दी ही दोनों गिरफ्तार कोर्ट में पेश भी कर दिया, जहां दोनों जेल भेज दिया गया। अब असल परितोष शुरुआत में रीना को कई तरह के बात बताता है। शुरुआत में रीना को कई बार समझाया था कि हत्या गलत है, लेकिन रीना किसी की बात नहीं मानी। उसने यह भ्रम था कि अगर वो अपने पति को रास्ते से हटा देगी तो सब कुछ उसके नाम हो जाएगा। यह परितोष से शादी कर लेगी और 3 करोड़ का मकान, चैन से जिंदगी बिताएगी घर में। लेकिन प्यार, लालच और ऐसो आराम की चाह में उसने सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करी, बल्कि अपनी मासूम बेटी की भी दुनिया से अंधेरे में धकेल दी। अपनी बेटी को भी दुनिया के अंधेरे में धकेल दी। आपके सामने लाने का हमारा मकसद एक कहानी सिर्फ घटना, किसी भी का, व्यक्ति, समुदाय या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जागरूक बने रहे, सतर्क रहे और समाज में हो रहे घटनाओं से कुछ सीख सके, ताकि भविष्य में हम खुद अपने परिवार को किसी तरह अनहोनी से बचा सके। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। अब आपसे गुजारिश करते हैं दोस्तों, अपना प्यार अपने घर में, अपना पति जैसा भी है, जो भी है, अपने घर में मन लगाना चाहिए। अपनी जो है वही सब कुछ है। और आपकी इस वीडियो को देख के क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आप हमें इतना प्यार करते हैं, मेरी तो आंखों में भी आंसू भर जाते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं आप लोग, इसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत आई लव यू दोस्तों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो देखते हो और मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। धन्यवाद दिल से।